हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगोल के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत विस्तृत है? तो इसका सही उत्तर है डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। अब अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या संपूर्ण मानव जाति की कितनी है? तो इसका सही उत्तर है बी, संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी। अतः निकटतम सही विकल्प बी है, जबकि वर्तमान संदर्भ में लगभग 17.5% है। अर्थात कुल जनसंख्या की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय परमाणिक समय अर्थात IST एवं ग्रीनविच माध्य समय अर्थात GMT में अंतर पाया जाता है कितने का? तो सही उत्तर है बी, 5.5 घंटे का। प्लस मतलब आगे और माइनस मतलब पीछे। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया जा रहा है। यह देशांतर रेखा इलाहाबाद के समीप नैनी से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अब अगला प्रश्न है, हुंडू प्रपात निर्मित है किस नदी पर? तो सही उत्तर है सी, स्वर्णरेखा नदी पर। हुंडरू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 320 फीट अर्थात 98 मीटर है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? तो सही उत्तर है सी, गॉडविन ऑस्ट्रीन। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाई एवं संबंधित देश इस प्रकार हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, जिसकी कुल ऊंचाई 8,848.86 मीटर है, जो कि नेपाल देश में है। वहीं दूसरा है गॉडविन ऑस्ट्रीन, जिसकी कुल ऊंचाई 8,611 मीटर है, जिसे केटू के नाम से भी जानते हैं। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तीसरा है कंचनजंगा, यह भी भारत में है। इसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। और मकालू भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई है 8,463 मीटर। स्पष्ट है कि गॉडविन ऑस्ट्रीन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। अब अगला प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है, तो किसके बीच? तो सही उत्तर है ए, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिमरेखा की ऊंचाइयां
उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर है तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन सा? तो सही उत्तर है बी, शिवालिक। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश शिवालिक श्रेणी के दक्षिणी भाग पर स्थित है। ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणियां हैं। हिमालय के उत्तरी ढाल तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। अब अगला प्रश्न है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो सेनोजोइक युग में। शिवालिक या बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ है। अब अगला प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं तो सही उत्तर है डी, सेनोजोइक महाकल्प में। प्रायद्वीपीय पर्वतों का निर्माण सेनोजोइक महाकल्प से संबंधित है। हिमालय के पर्वत भाग के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत के उदाहरण है। अब अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाटभूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं अतः यह एक अग्र गंभीर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इन कथनों में से कौन से कथन सही है? तो सही उत्तर है ए अर्थात 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आइए पढ़ते हैं 1, 2 और 3 तीनों को एक में बतलाया गया है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तृत भाग है। वहीं दूसरा में बतलाया गया है कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है और तीसरा में बतलाया गया है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्सियाई अर्थात आउटलायर है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गई है। अतः कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका तो हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त अर्थात 4D पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियों द्वारा निरंतर लाए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे भरता रहा। बाद में इसी में विशाल मैदानों का निर्माण हुआ। अतः कथन 3 सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत में नहीं है। अतः कथन 4 गलत है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ए भुवन पहाड़ियाँ। बाकी सभी गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ और
जयंतिया पहाड़ियाँ, ये तीनों जो है मेघालय पठार का अंश है। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स भाग है जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के भाग हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये स्टार मार्क से। अब आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 7516.6 किलोमीटर है। अतः कोई भी विकल्प सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? तो सही उत्तर है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे शहरीय पर्वतम के नाम से जाना जाता है। अब अगला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है वह है? तो सही उत्तर है सी, नाथुला। दिए गए विकल्पों में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट है। वहीं जोजिला की ऊंचाई 11,578 फीट। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई 13,044 फीट तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई 3510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान है, चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। अतः इस प्रश्न पर सही उत्तर विकल्प ई होगा। अब अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है? तो यह है दक्षिण पश्चिम भारत में। लक्षद्वीप अरब सागर में केरल तट से 200 से 300 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की कुल संख्या 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही आबाद हैं। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन द्वीपी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय कहते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कावारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है जो कावारत्ती द्वीप पर ही स्थित है। अब अगला प्रश्न है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, तो यह प्रवाल उत्पत्ति का है। नेक्स्ट प्रश्न है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो सही उत्तर है 36। अगला प्रश्न है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह है? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो सही उत्तर है डी, अरुणाचल प्रदेश में। उपर्युक्त विकल्प में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के बारे में बतलाया गया है, अतः इसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आगे है वन रिपोर्ट स्थिति 2019 के अनुसार निम्न राज्यों में वन क्षेत्र। मध्य प्रदेश में 77,482 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। वहीं अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है 66,688 वर्ग किलोमीटर।
छत्तीसगढ़ का 55,611 वर्ग किलोमीटर, ओडिशा का 51,619 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का 50,778 वर्ग किलोमीटर, जो कि आपको वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार बतलाया गया है। अतः आप लोग इस बार बीपीएससी के लिए यही रिपोर्ट देखकर जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो सही उत्तर है नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी दोद्दा बेटा है। अब अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं? तो कार्डमम की पहाड़ियां। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अन्नामुडी या फिर अन्नामलाई पर्वत चोटी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ियां हैं, जो कन्याकुमारी के नज़दीक स्थित है। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं? तो इसका सही उत्तर है ए अर्थात राजस्थान, मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य क्रमशः इस प्रकार है, जिसे आप लोग देख सकते हैं कि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। वहीं उसके बाद है मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरा है महाराष्ट्र का, जिसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है कौन सा? तो सही उत्तर है बिहार। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। अब अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? तो दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित है। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविडियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो सही उत्तर है सी, हरियाणा में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अब अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में अधिवासित है। अब अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो सही उत्तर है डी, टोडा जनजाति केरल में नहीं पाई जाती। भील जनजाति गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि राज्यों में पाई जाती है। वहीं गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में, कोटा जनजाति तमिलनाडु में और टोडा जनजाति तमिलनाडु में ही पाई जाती है। अतः टोडा जनजाति तमिलनाडु की जनजाति है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? तो सही उत्तर है डी, देवप्रयाग में। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयागों में से एक माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है सी, ब्रह्मपुत्रा के नाम से। भारत में यरलुंग जंगबो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में सांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर है ई, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक, हसदो, इब, मांड आदि है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो सही उत्तर है डी, अर्थात एक और बी दोनों, अर्थात गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी, ये सभी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियां हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? तो सही उत्तर है ई, उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना है सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कोयल नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है जो उड़ीसा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो सही उत्तर है सी, उत्तर काशी। गंगा नदी के प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है। अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो सही उत्तर है लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है।
यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अब अगला प्रश्न है, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। तो सही उत्तर है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से 200 मीटर है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आता जाता है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। तो सही उत्तर है सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से। मौसम विभाग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का अधिक हिस्सा प्राप्त होता है। भारत में वास्तविक औसत वर्षण 1288.8 मिलीमीटर होता है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून से 971.8 मिलीमीटर वर्षा होती है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षण का 75.40% है। अब अगला प्रश्न है, दुमट्टी अर्थात लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। तो सही उत्तर है सभी प्रकार के कण अर्थात बालू का कण, चिकना कण और पांसु कण। सामान्यतः दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिकाएं के कण एवं 20% गाद के कण पाए जाते हैं, अतः विकल्प डी सही है। अब अगला प्रश्न है, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है। तो चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुल मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। तो सही उत्तर है त्रिवेणी नहर से। प्रश्नानुसार दिए गए विकल्पों में से त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो इसका सही उत्तर है डी अर्थात सभी चारों इसके घटक हैं। अर्थात पहला है ऊंचे उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, दूसरा सिंचाई, तीसरा ग्रामीण विद्युतीकरण और चौथा ग्रामीण सड़कें और विपणन। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देने, ये सभी जो है हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त चारों घटक समाहित हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। तो इसका सही उत्तर है ई, अर्थात उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई है। इससे देश में
हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ है। अब अगला प्रश्न है, इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है तो डी उपर्युक्त सभी से, अर्थात हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से और नीली क्रांति से। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस नई नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया है, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति व खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति आदि। अब अगला प्रश्न है, काली क्रांति संबंधित है किससे? तो कच्चा तेल उत्पादन से। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं। गुलाबी क्रांति प्याज के उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से और वहीं पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। प्रश्नकाल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य क्रमशः थे उत्तर प्रदेश, पंजाब तथा हरियाणा। वहीं 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादन 3 राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं पंजाब है। अब अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता? तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम इस प्रकार है: उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा एवं पंजाब। अब अगला प्रश्न है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो सही उत्तर है उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा वर्ष 2018-19 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक है तथा ISMA के प्राथमिक अनुमान के अनुसार वर्ष 2020 से 21 में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब अगला प्रश्न है, भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? तो सही उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर। उपर्युक्त विकल्पों में से भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब अगला प्रश्न है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर है सी, ज्वार। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करता है: खाद्यान्न फसलें या फिर खाद्य फसल में के अंतर्गत चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज और दलहन आते हैं। वहीं गैर खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत अर्थात नकदी फसलों के अंतर्गत तिलहन, मूंगफली, रैपसीड और सरसों, वहीं रेशेदार में कपास, जूट और मेस्ता आते हैं। तीसरा है बागवानी फसलें के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी और रबर आती है, जबकि अन्य में गन्ना, तंबाकू, आलू आते हैं।
अब अगला प्रश्न है, भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? तो सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार निम्नलिखित हैं। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद मध्य प्रदेश में एवं बिहार में, पश्चिम बंगाल में अनुपलब्ध हैं, अर्थात यहाँ ये नहीं पाए जाते। अतः दिए गए प्रश्न हेतु विकल्प बी, मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य का युग्म सही होगा। भारत में लौह अयस्क से संपन्न राज्यों में प्रमुख राज्य इस प्रकार हैं। उनके नाम हैं कर्नाटक, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़। हेमेटाइट की उपलब्धता वाले राज्यों में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा आदि तथा मैग्नेटाइट की बहुलता वाले राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा आदि राज्य प्रमुख हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लौह अयस्कों में से वैलाडिला में किसका खनन होता है? तो सही उत्तर है ए, हेमेटाइट का। वैलाडिला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि राज्यों में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु आदि अन्य राज्यों में होती है। अब अगला प्रश्न है, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है? तो झरिया में। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। अब अगला प्रश्न है, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कोयला। अब अगला प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर है बी, अर्थात निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता और कार्य संचालन कीमतें, ये सभी इसके प्रमुख कारण हैं। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कोकिंग कोयला का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा और कार्य संचालन कीमतें आदि। अब अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो यह डिगबोई असम में है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। अब अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो सही उत्तर है डी, 1970 और 1980 के दौरान। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। अब अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत
वर्ष 1994 में थी। तो सही उत्तर है सी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो 1471 किलोग्राम प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत के विश्व स्तर से बहुत कम थी। अतः निकटतम विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर होगा बी अर्थात कर्नाटक। दिए गए राज्यों में से कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है। 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक में 7277.93 मेगावाट क्षमता है। वहीं राजस्थान में 5137.91 मेगावाट, आंध्र प्रदेश में 3610.02 मेगावाट और तेलंगाना में 3620.75 मेगावाट स्थित है। अब अगला प्रश्न है, भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात सभी चारों। तो आइए पढ़ते हैं चारों को। तो पहला में बतलाया गया है, कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय। दूसरा में प्रसारण एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। तीसरा, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी। और चौथा, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की कार्यविधि में कई कमजोरियां हैं तथा उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें प्रबंधकीय अंकुशलताएं, वित्तीय संसाधनों का अभाव, केंद्रीय बिजली संस्थाओं को भुगतान करने की असमर्थता, व्यापक संचालन व वितरण हानियां आदि सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्यों में कृषि क्षेत्र को बहुत कम कीमत पर बिजली उपलब्ध कराते हैं, जिससे आर्थिक सहायता का भार बहुत बढ़ जाता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार भारत में संचालन व वितरण हानियां अधिकतर देशों की तुलना में अधिक है। इन हानियों के कई कारण हैं, जैसे बिजली की व्यापक चोरी, कम वोल्टेज पर ऊर्जा की बिक्री, दूर दराज कम आबादी वाले क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था करना तथा वितरण प्रणाली में कम निवेश आदि। अब अगला प्रश्न है, टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? तो सही उत्तर है डी टाटा नगर के। टिस्को अर्थात टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर अर्थात जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर है बी सीमेंट के लिए। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तो सही उत्तर है खेतरी में। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह तांबे की खादानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है।
अब अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिलों में स्थित है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाई जाती है। भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार क्रमशः राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में स्थित है। अब अगला प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो इसका सही उत्तर है सी, अर्थात राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगरों अर्थात दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। अब अगला प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से। वर्तमान 31 मार्च 2017 तक में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,14,158 किलोमीटर है, जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.94% है। किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। 31 मार्च 2019 तक देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,32,500 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? तो सही उत्तर है डी, पूर्वी पीर पंजाल। 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की पहुंच सड़क की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? तो सही उत्तर है बी, 12431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। प्रश्नकाल में त्रिवेंद्रम राजधानी यात्री ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती थी। भारत में सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस है। अब अगला प्रश्न है, कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? तो 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ की गई थी। अब अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष में हुआ? तो ये स्टार मार्क्स है, तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। भारत में वर्ष 1950 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच शुरू की गई थी। 1881 में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और अहमदाबाद में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए थे। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई, अतः विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। अब अगला प्रश्न है,
पाट अंचल अवस्थित है? तो सही उत्तर है बी, झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः विकल्प बी सही है। अब अगला प्रश्न है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध थी, किस राज्य में स्थित है? तो यह झारखंड में अवस्थित है। अद्यतन में झुमरी तलैया झारखंड राज्य के कोंडरवा जिले में स्थित है। पहले यह अविभाजित बिहार में स्थित था। अब अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सबसे पहले 3, 4, 1, 2 होगा। अर्थात मध्य प्रदेश, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश और लास्ट में बिहार। अब अगला प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो कच्छ। संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों के कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित है। यह प्रश्न पिछले वर्ष 2020 में पूछा गया था, जिसमें लेह का क्षेत्रफल है 45,100 वर्ग किलोमीटर, कच्छ का 45,674 वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर का 38,401 वर्ग किलोमीटर और बाड़मेर का 28,387 वर्ग किलोमीटर। अब अगला प्रश्न है, असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो सही उत्तर है 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से मिलती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों से असम की सीमाएं मिलती है वे इस प्रकार हैं। असम की सीमाएं पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर से, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय से मिलती है। इसके अतिरिक्त असम राज्य की सीमाएं 2 देशों भूटान और बांग्लादेश से भी लगी हुई है। अब अगला प्रश्न है, गद्दी लोक निवासी है? तो यह हिमाचल प्रदेश के निवासी है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोडो निवासी हैं? ये हैं गारो पहाड़ी के। बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। अब अगला प्रश्न है, गारो जनजाति है? ये स्टार मार्क से। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है, अतः उपयुक्त में से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है। अब अगला प्रश्न है, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? तो सही उत्तर है 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तथा ग्लेनिक के अनुसार 2000 मीटर है। अब अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी वह नदी है? तो सही उत्तर है गंगा। उपयुक्त प्रश्न में दी गई भारत की नदियों की वह लंबाइयाँ इस प्रकार है। गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की 1465 किलोमीटर, नर्मदा की 1312 किलोमीटर और महानदी की 851 किलोमीटर। अतः स्पष्ट है कि भारत की सबसे बड़ी वह नदी गंगा है। अब अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है कौन सा? तो कानपुर। जनगणना 2011 के अनुसार गंगा नदी के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहरों की जनसंख्या इस प्रकार है, जिसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास
जिस नदी का स्रोत है वह है, तो उपयुक्त सभी अर्थात ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट चेमा युंगदुंग हिमनद से निकलती है। वहीं सतलज नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। अब अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो यह ब्रह्मपुत्र की उपनदी है। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र की अन्य प्रमुख सहायक नदियाँ जयमोली, तीस्ता, कामेग, सुबनगिरी, धनसिरी, बूढ़ी दिहांग, दिशांग और कोपिली है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो या फिर सांपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। अब अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो सही उत्तर है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अब अगला प्रश्न है, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं? तो सही उत्तर है ए अर्थात नर्मदा और ताप्ती। भारत में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने वाली 3 प्रमुख नदियों में नर्मदा, ताप्ती और साबरमती है। राप्ती घाघरा की सहायक नदी है जो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित हो रही है, अतः सही उत्तर विकल्प ए है। अब अगला प्रश्न है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? तो सही उत्तर है बी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से। कावेरी नदी कर्नाटक के कुर्ग जिले में ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 800 किलोमीटर लंबाई तथा 81,155 वर्ग किलोमीटर अपवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती है। यह तिरुचिरापल्ली के निकट बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसका अपवाह क्षेत्र केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में विस्तृत है। पहाड़ी से नीचे उतरने के पश्चात कावेरी नदी दक्कन पठार में प्रवाहित होती है, जहां यह श्रीरंगपट्टनम और शिवसमुद्रम एवं श्रीरंगम द्वीपों का निर्माण करती है। अब अगला प्रश्न है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, तो यह अमरकंटक से। सोन, नर्मदा और महानदी तीनों नदियों का उद्गम अमरकंटक पठार से होता है। अब अगला प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती है, तो छोटा नागपुर के पठार से। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की पहाड़ियों से निकलती है। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो सही उत्तर है सी लूनी। लूनी नदी अमेजन के दक्षिण पश्चिम में अमरावती श्रेणी से निकलती है। 320 किलोमीटर तक प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण के दलदली क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है, अतः इसका संपर्क समुद्र से नहीं हो पाता है। शेष सभी समुद्र में मिलने वाली नदियां हैं। अब अगला प्रश्न है, निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है किस नदी ने? तो कोसी नदी ने। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों तथा बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती है, अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह मार्ग को बदला है। अब अगला प्रश्न है, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है? तो सही उत्तर है ए स्थल तथा
समुद्र का विभेदी तापन। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन वाला है, जिसकी दिशा 6 माह तक अर्थात जाड़े में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम तथा शेष 6 माह तक अर्थात ग्रीष्म में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व रहती है। इन मानसून हवाओं की उत्पत्ति तापक्रम में विभिन्नता के कारण होती है या अन्य किसी कारण से इस पर पर्याप्त मतभेद है। इसके लिए 2 संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया गया है। पहला है तापीय संकल्पना, अर्थात मानसून की उत्पत्ति स्थल एवं जल के असमान संगठन तथा उनके गर्म एवं ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण होती है, अर्थात इस पर सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन का पर्याप्त प्रभाव है। वहीं दूसरा है नवीन संकल्पना के अनुसार मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायु दाब और हवाओं की पेटियों के खिसकाव के कारण होती है। इस संकल्पना का पहली बार प्रतिपादन फ्लोन नामक विद्वान ने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष प्रश्न को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।